Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I'm Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. हमारा आज का टॉपिक है मुद्रा संकुचन या अविस्फीति डिफ्लेशन। इससे पहले वीडियो में हमने मुद्रास्फीति का अध्ययन किया था। मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था में और मुद्रा का मूल्य गिरता है। तो जो मुद्रा संकुचन होता है वह मुद्रास्फीति की बिल्कुल एक विपरीत परिस्थिति होती है। मुद्रा संकुचन में मूल्य सामान्य स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं। जैसे कि मुद्रास्फीति में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं, हम सामान्य शब्दों में बात कर रहे थे, तो सामान्य शब्दों में मुद्रास्फीति से आशय महंगाई से लगाया जाता है। तो मुद्रा संकुचन जस्ट उसकी विपरीत स्थिति होती है। मुद्रा संकुचन में मूल्य सामान्य स्तर से भी बहुत नीचे गिर जाते हैं। मुद्रा संकुचन को प्रोफेसर पिगू ने इस प्रकार परिभाषित किया है। मुद्रा संकुचन मूल्यों को गिरने की वह स्थिति है जो उस समय उत्पन्न होती है जब किसी समाज की मौद्रिक आय की तुलना में वहां पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है। दो चीजें हैं, मौद्रिक आय की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है, यानी मौद्रिक आय में कमी हो जाती है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ेगा। और मौद्रिक आय में कमी होने के कारण मांग नहीं बढ़ पाती वस्तुओं और सेवाओं की और पूर्ति बढ़ जाती है। और जब पूर्ति अधिक होती है और मांग कम होती है तो वस्तुओं का मूल्य गिरता है। तो मुद्रा संकुचन वह स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य एक सामान्य स्तर से भी बहुत नीचे गिर जाते हैं। इसको प्रोफेसर कीन्स के शब्दों में, मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसके द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा और उसकी मांग के बीच अनुपात इतना कर दिया जाए कि मुद्रा की विनिमय शक्ति बढ़ जाए और वस्तुओं के मूल्य गिर जाए। तो मुद्रा संकुचन निम्न परिस्थितियों में दृष्टिगोचर होता है। यानी मुद्रा संकुचन की क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है। मुद्रा संकुचन के दो मुख्य कारण हैं। फर्स्ट, मौद्रिक आय में कमी और उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि। अब या तो मौद्रिक आय स्थिर रहे और उत्पादन में वृद्धि हो, या मौद्रिक आय कम हो और उत्पादन बढ़े। मौद्रिक आय बढ़ रही है लेकिन उत्पादन उससे तीव्र गति से बढ़ रहा है। दोनों घट रहे हैं लेकिन उत्पादन में घटने की दर मौद्रिक आय में घटने की दर से क्या है, कम है। तो देखते हैं, जैसे मौद्रिक आय घटती है पर वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मौद्रिक आय स्थिर है लेकिन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है। मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं लेकिन उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक है। मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटे हैं पर मौद्रिक आय में कमी अधिक है। उत्पादन यथावत रहे और मौद्रिक आय घटे, और जब वस्तुओं की पूर्ति उसकी मांग से अधिक हो। तो इन सभी परिस्थितियों में एक समान बात है कि हर समय मौद्रिक आय स्थिर रहेगी या कम रहेगी या बढ़ेगी, लेकिन उत्पादन तो बढ़ेगा या घटेगा तो भी उसमें घटने की दर मौद्रिक आय से घटने की दर से कम होगी। तो मुद्रा संकुचन के दो मुख्य कारण हो गए, मौद्रिक आय में वृद्धि मौद्रिक आय में कमी और उत्पादन में वृद्धि। अब है मुद्रा संकुचन या अविस्फीति के कारण। अब मुद्रा संकुचन या अविस्फीति के दो ही मुख्य कारण हैं। अभी मैंने बताया कि या तो मौद्रिक आय में कमी वाले कारण, किन कारणों से मौद्रिक आय में कमी होती है, और दूसरा उत्पादन को बढ़ाने वाले कारण या उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि क्यों हो रही है। अब ये कारण यहाँ दिए गए हैं आपको। फर्स्ट है जैसे मुद्रा तथा साख की मात्रा में कमी। मुद्रा तथा साख की मात्रा में यदि कमी कर दी जाती है तो मौद्रिक आय घट जाएगी। मुद्रा तथा साख की मात्रा को नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है अपनी मौद्रिक नीति के तहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मौद्रिक नीति के उपकरण है, SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उनके द्वारा रिजर्व बैंक क्या करता है, देश में मुद्रा तथा साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब जब मौद्रिक आय में कमी हो रही है, इसका मतलब कि जो आपकी बैंक दर है या CRR है, SLR है, इन दरों को बढ़ा दिया गया है ताकि कम से कम पैसा जनता के पास जाए। करारोपण व बलात् ऋण, जब सरकार अत्यधिक कर लगाकर अथवा अनिवार्य ऋण लगाकर लोगों की क्रय शक्ति को कम कर देती है तो भी मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है उत्पादन। अब ये दो जो कारण थे ये तो आपके हो गए
मौद्रिक आय में कमी वाले कारण। अब उत्पादन या पूर्ति में वृद्धि, अगर देश में कुल उत्पादन तथा पूर्ति मांग की अपेक्षा बहुत बढ़ जाए तो यह अति उत्पादन मुद्रा संकुचन को जन्म देता है। सरकार अपने व्ययों में कमी कर दे तो भी मौद्रिक आय कम हो जाएगी। जब सरकार अपने व्यय में अप्रत्याशित कमी कर देती है तो सरकार के बजट से मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निजी विनियोग में गिरावट आ जाए, क्योंकि आय तथा उत्पादन और रोजगार का स्तर गिरने से क्या होगा, मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये थे कुछ मुद्रा संकुचन के कारण। नेक्स्ट है आपका मुद्रा संकुचन के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन। अब मुद्रा संकुचन का जो प्रभाव होता है वो मुद्रास्फीति के प्रभावों से अधिक घातक एवं हानिकारक होते हैं, क्योंकि मुद्रा संकुचन की स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य इतने गिर जाते हैं कि उत्पादन बंद हो जाता है। मतलब बहुत से जो उत्पादक है वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना बंद कर देते हैं, रोजगार के अवसरों में कमी आती है, लोगों की मौद्रिक आय घटती है। तो सभी वर्ग पर मुद्रा संकुचन का सभी वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे आपको इसमें बताया गया है, फर्स्ट है जैसे विनियोजकों पर प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है। नीचे मूल्यों के कारण लाभ हानि में परिवर्तित हो जाती है। जो शेयर मार्केट से प्रतिभूतियों के मूल्य गिरते हैं और कभी कभी तो दिवाला भी निकल जाता है। नेक्स्ट है उद्योगपति। उद्योगों में मांग के अभाव में स्टॉक जमा हो जाते हैं, क्योंकि उत्पादन बहुत अधिक है और मौद्रिक आय में कमी होने के कारण मांग में वृद्धि नहीं हो रही है। नीचे मूल्यों से घाटा होता है। औद्योगिक संस्थानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से उद्योग बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कृषक वर्ग। कृषि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य अपेक्षाकृत तेजी से गिरते हैं, अतः किसानों को भी हानि उठानी पड़ती है। नेक्स्ट है आपका व्यापारिक वर्ग एवं व्यापार। उत्पादन आधिक्य और मांग में कमी होने के कारण नीचे मूल्यों पर व्यापारियों को भी घाटा होता है। श्रमिक तथा रोजगार। उद्योग, व्यापार, कृषि आदि में भारी मंदी होने से रोजगार के अवसर समाप्त हो जाते हैं। श्रमिकों में बेरोजगारी बढ़ती है और उनकी मोलभाव करने की शक्ति भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता एवं सामान्य जनता। अब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य गिरते हैं तो ये कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं को लाभ होता होगा, लेकिन सिर्फ ये एक विडंबना मात्र है, क्योंकि आय में वृद्धि के अभाव में उपभोग कैसा, क्योंकि उनकी मौद्रिक आय तो क्या होती है, कम हो जाती है। जब आय में वृद्धि नहीं होगी और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कम भी रहेंगे तो हम उस वस्तु को क्रय नहीं कर सकते। तो यहाँ कहा जाता है समृद्धि के बीच गरीबी का बोलबाला होता है। मूल्यों के गिरने के बावजूद भी हम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग व्यवस्था। बैंकिंग व्यवस्था फेल हो जाती है, क्योंकि न तो जमा ही प्राप्त होते हैं और न दिए गए ऋणों की वसूली होती है, क्योंकि मौद्रिक आय में बहुत अधिक कमी हो जाती है। सरकार भी मुद्रा तथा साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए दरों को बढ़ा देती है। सरकार के आय में कमी होती है, सरकारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, अर्थव्यवस्था में बेकारी, भुखमरी आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, तो ये कहा गया है कि जो मुद्रा संकुचन होता है उसका अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों पर, सभी वर्गों पर विपरीत प्रभाव या घातक प्रभाव होता है। नेक्स्ट है अब आपका मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण के उपाय। अब मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण करना एक कठिन है, क्योंकि मंदी के समय एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक भय होता है। इसके कुचक्र से निकलने के लिए हमें अधिक समय और अधिक प्रभावी कदम उठाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट उपाय हैं आपके मौद्रिक उपाय, या जो मौद्रिक नीति में, मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक जो उपाय जारी करता है, मतलब जैसे CRR। अब मौद्रिक आय को बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आय में बहुत कमी है, तो सरकार क्या करेगी, जो भी दरें हैं जैसे CRR है, आपका कैश रिजर्व रेशो, SLR, बैंक रेट, इन सब दरों में क्या कर देगी, कमी कर देगी, जिससे क्या होगा, जनता के पास अधिक मात्रा में पैसा जाएगा। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करेगी, नए नोटों का निर्गमन। केंद्रीय बैंक अधिक मात्रा में मुद्रा निर्गमन या नोटों का निर्गमन कर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करता है, क्योंकि मुद्रा संकुचन के हमने दो ही कारण पढ़े थे, एक तो मौद्रिक आय में कमी होती है और सेकंड उत्पादन में वृद्धि होती है। अब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तो सरकार नए नोटों का निर्गमन करके कर देगी। साख विस्तार और वृद्धि। साख विस्तार के लिए मैंने अभी बताया रिजर्व बैंक की एक मौद्रिक नीति होती है। मैं मौद्रिक नीति की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आपको मौद्रिक नीति क्या होता है, इसके जो विभिन्न उपकरण हैं या जो विभिन्न ये दरें हैं,
CRR, SLR क्या होती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगी। साख विस्तार और वृद्धि, केंद्रीय बैंक यानी जो RBI है हमारा, बैंक दर घटाकर, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद कर नकद कोषों में कमी कर आदि से क्या करता है, देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करता है। तो ये मौद्रिक नीति के उपाय थे। नेक्स्ट होती है हमारी राजकोषीय नीति, जिसे फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, जो सरकार की आय और व्यय की नीति होती है। तो राजकोषीय नीति में क्या राजकोषीय नीति में सरकार अनेक प्रकार के करों में छूट देकर या करों को कम कर कर उपभोक्ताओं के पास अधिक क्रय शक्ति छोड़ सकती है। सरकार करों में कम करेगी तो जनता की मौद्रिक आय में वृद्धि होगी और प्रभावपूर्ण मांग भी बढ़ेगी। सार्वजनिक कार्यों पर व्यय में वृद्धि, सरकार अधिक से अधिक सार्वजनिक व्यय करके परियोजनाओं पर खर्च करके देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करती है। ऋणों की वापसी, सरकार पुराने ऋणों का भुगतान करे तथा नए ऋण न ले तो लोगों के पास क्रय शक्ति बचे रहने से उपभोग और विनियोग की मांग बढ़ेगी। उससे क्या होगा, प्रभावपूर्ण यदि मांग में वृद्धि होगी तो कीमतों में भी वृद्धि संभव है। आर्थिक सहायता प्रदान करती है, सरकार लोगों को आर्थिक अनुदान, सब्सिडी या सहायता देकर क्रय शक्ति में वृद्धि से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट है मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूशन ऑफ मनी। क्या होता है डिवैल्यूशन? जब कोई भी देश अन्य देश की मुद्रा के मुकाबले अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देता है। जैसे यदि हम बात करें भारत की, तो भारत की प्राइस जैसे अमेरिकन डॉलर में अभी है 62 रुपीज़। हम एज ए एग्जाम्पल लेते हैं कि $1 इज इक्वल टू 62 रुपीज़ है। अब सरकार यदि मुद्रा का अवमूल्यन करना चाहती है तो वो $1 इज इक्वल टू यदि 75 कर देती है, यानी अन्य देशों के मुकाबले अपने देश की मुद्रा का मूल्य यदि कम कर दिया जाता है तो ये चीज़ कहलाती है मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या होता है, निर्यात बढ़ेंगे और आयात घटेंगे। यदि हम अवमूल्यन करेंगे तो हमारे निर्यातों में वृद्धि होगी और आयात घटेंगे, क्योंकि आयात हमें महंगे पड़ेंगे। अब पहले हमें $1 की वस्तु के आयात के लिए 62 रुपये देने पड़ते थे और अब एक वस्तु के आयात के लिए हमें 75 रुपये देने पड़ेंगे। तो क्या होगा, सरकार मुद्रा का अवमूल्यन करके भी देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति पर नियंत्रण करती है। तो ये थे आपके मुद्रा संकुचन का अर्थ, मुद्रा संकुचन के क्या कारण है, उसका समाज के विभिन्न वर्गों पर, अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है और मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय, यानी हम किस तरह मुद्रा संकुचन को रोक सकते हैं। तो 2 मुख्य उपाय हैं, मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।